बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद कहता हूँ और मेरी जानिब से आप सबको अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फ़हीम अब्बास और मेरे साथ हैं ज़ारा रज़ा। और मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने दिन का और वीक का आज पहला दिन है तो उसका अच्छा सा आगाज़ कर चुके होंगे। जी हाँ, कहते हैं कि अगर हफ्ते का पहला दिन जो है वो एनर्जी के साथ आप शुरू करेंगे तो हफ्ते का जो आखिरी दिन है वो भी एनर्जी वाला ही होगा। पूरा हफ्ता आपका जो है प्रोडक्टिव रहेगा। खैर, आज का दिन जो है उसके बारे में बताते हैं आपको। आज 31 मई है और 31 मई को दुनिया भर में तंबाकू नोशी के मुज़र असरात की आगाही के तौर पे जो है मनाया जाता है। आज आलमी सतह पे तंबाकू नोशी के जितने नुकसानात हैं उनके बारे में आवाम को बताया जाएगा और ये वाकई एक ऐसी एक लत है, ऐसी आदत है कि जो लोग इसमें मुब्तला हैं वो भी चाहते हैं, डीप इनसाइड कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि वो इस लत से छुटकारा हासिल कर लें, क्योंकि इसमें सिवाय नुकसान के कुछ नहीं है। और जो लोग खुद तंबाकू नोशी का शिकार हैं उनके साथ साथ जो वैसे ही करीब हैं या मतलब जो खुद तो तंबाकू नोशी नहीं करते हैं तो उन लोगों को पैसिव स्मोकर्स होने की हैसियत से भी किस कदर नुकसान का सामना करना पड़ता है, आज हम इस हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि मजमूई तौर पे पाकिस्तान में सालाना कितने लोग तंबाकू नोशी की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और कितनी बड़ी तादाद में हम जो अपना सरमाया है वो खर्च कर देते हैं सिर्फ तंबाकू नोशी के लिए। और दुनिया भर में इसको कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में क्या क्या तरीक़ाकार जो हैं वो अपनाए जा रहे हैं, आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। बिल्कुल, और हमारे साथ इसी हवाले से बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं खुर्रम जमाल साहब, जिनका ताल्लुक एंटी नारकोटिक्स से है, सोशल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सर, जैसे कि आज वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जा रहा है, पाकिस्तान में भी मनाया जा रहा है। सर, पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो तकरीबन हर साल 15 लाख के करीब लोग जो हैं वो तंबाकू नोशी के बायस अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और बच्चों की ख़ास तौर पे जो नए लोग जो हैं तो एक रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन 1200 बच्चे जो हैं वो इस मतलब शुरुआत करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं सिगरेट पीना। तो सर, एक तो वो लोग जो कि पहले से इस पे मुब्तला हैं, लेकिन ये बड़ा अलार्मिंग है जब मैंने ये रिसर्च किया कि हर दिन 1200 नए बच्चे जो है वो सिगरेट की तरफ जाते हैं। बिल्कुल सही है। देखें, बात यह है कि दुनिया भर में इसके लिए बायलॉज बने हुए हैं जी कि जो टीनेजर्स बच्चे हैं, जो नाबालिग बच्चे हैं, उनको सिगरेट नहीं दी जाती और जिस दिन वो उनको ये डे होता है कि जी आज हम बालिग हो गए, उनके वो कार्ड बन जाता है तो उस दिन वो उसे सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर अलमिया ये है कि यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। जो कानून बनाने वाले इदारे हैं उन्होंने कानून तो बना दिए लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं है। आप छोटा सा बच्चा भी है, वो 8-10 साल का बच्चा भी जाता है, वो दुकान से सिगरेट ले लेता है। और खुर्रम भाई, अफसोस की बात यह है कि ऐसे इलाके भी मौजूद है जहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो खुद बच्चों को भेजते हैं जाके आधी डब्बी सिगरेट दिलाए। बिल्कुल सही। ठीक है, मैंने खुद छोटे छोटे बच्चों को दुकान से सिगरेट खरीद के घर जाते हुए मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा। बिल्कुल देखा, जो कि इंतहाई गलत बात है। अच्छा, कता कलामी की एक वजह यह भी थी कि वक्फा बीच में आया हुआ है। एक वक्फे के बाद हम आपकी दोस्तों की खिदमत में दोबारा से हाजिर होते हैं और इस गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी, वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से वेलकम करते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और आज हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आज दुनिया भर में वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जा रहा है और हम इसी हवाले से बात कर रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम जमाल साहब, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, नारकोटिक्स एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक़ है। और अभी अभी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है सना गौरी साहिबा ने, जो कि माहिर तालीम है। अस्सलाम वालेकुम सना, आपको वेलकम करते हैं शो में। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम।
जी सना, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। हम बात करें आज ये जो सिगरेट नोशी और तंबाकू वगैरह का जो इस्तेमाल है, इस हवाले से हम बात करें। सना, अगर हम अपनी यूथ को देखें, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उनका जो एक ये सोच है, जो एक परसेप्शन है कि उनको लगता है कि सिगरेट पीने से वो अपने आप को बड़ा फील करने लगते हैं, या उनको लगता है कि सिगरेट पीने से टेंशन जो है वो ख़त्म हो जाती है, या बहुत उन्हें कूल लगता है। तो ये जो सोच है ये आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होती है, फिर इसकी लत लग जाती है, और फिर इस लत में पड़कर वो अपनी सेहत भी बर्बाद करते हैं और पैसा भी ज़ाया करते हैं। तो इस सोच को कैसे ख़त्म किया जा सकता है और इसकी वजह क्या है, क्यों बच्चे इस तरफ राग़िब हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बात आती है कि इसमें एहसास महरूमी का अंतर बहुत ज़्यादा है। जो यंगस्टर में मैंने देखा है, चूँकि मैं यूनिवर्सिटी में 7 साल से वाबस्ता हूँ तालीम के शोबे से, तो वहाँ पे वो ये समझते हैं कि कुछ ग्रुप्स में शामिल होने के लिए तो वो जो स्कूल का टैग लगाना होता है अपने ऊपर, तो स्कूल के टैग को लगाने के लिए वो स्मोकिंग से अपने स्टार्ट करते हैं। हाँ। जहाँ तक बात है कि यहाँ पाकिस्तान में, स्पेशली मैं पाकिस्तान की बात करूँगी कि यहाँ यंगस्टर में क्यों ऐसा ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी बहुत बड़ी वजह जो माशी महरूमियाँ होती हैं उसको ख़त्म करने के लिए और एक तबका दूसरे तबके में शामिल होने के लिए वही समझता है कि हम अगर इस तरह करेंगे तो अपने आप को बहुत बड़ा साबित करके हम दिखा सकते हैं। तो ये कुछ नफ्सियाती पहलू हैं जिसके हवाले से बाकायदा मैं समझती हूँ कि ख़त्म करने के लिए माहिर नफ्सियात की मदद लेना ज़रूरी है। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूल्स की सतह पर यहाँ पे बच्चों के साथ किसी साइकेट्रिस्ट के साथ वाबस्ता होना और गवर्नमेंट सतह पे उनकी बाकायदा क्लासेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे को पता भी ना चले, और इस तरह की मोटिवेशन की क्लासेज और इस तरह की क्लासेज दी जाएँ कि आपके अंदर अगर कोई चीज़ आपको फुलफिल कर सकती है तो आपकी जो एजुकेशन है, आपकी नॉलेज है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको फुलफिल कर सकती है। सही। अच्छा, खुर्रम जमाल साहब, आप ये बताइए, जिस तरह अभी बात हो रही है वो लोग जिनको ये लग जाती है और जो सिगरेट नोशी की तरफ आ रहे होते हैं, ये भी एक अच्छे खासे नंबर्स हैं रोज़ाना की बुनियाद पे 1000 से ज़ायद लोग, तो वो जो एक जहन में है कि इसको पी के बड़ा सिगरेट हाथ में हो तो हम बड़ा कूल लगते हैं, लड़के लड़कियाँ, तो ये ख्याल जो है इसको कैसे डिस्करेज किया जाए? देखिए, इसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह यह है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं स्पेशली, वो इसको प्रमोट करते हैं। वो ये तासुर देते हैं कि जी मैं जब वो बच्चा छोटा सा होता है, जब उसको शऊर आने लगता है तो उसके लाशऊर में ये बैठता है कि यार मेरे अब्बा जिस तरीके से वो सिगरेट का कश लेके और वो धुआं उड़ा रहे हैं तो वो बहुत बड़े आदमी हैं, तो मैं भी यही करूं। वो उसके शऊर में बैठता है। ठीक है। और नतीजतन ये होता है कि देखिए, ज़िंदगी में इंसान जब बच्चा शऊर में आने लगता है ना, मिसाल के तौर पे खातून है, अब इनसे मैं अगर कहूँ तो छिपकली से डरते। छिपकली क्यों डरते हैं? उसकी सिर्फ एक नफ्सियाती वजह, वो एक राहत सी महसूस होती है। नहीं, नफ्सियाती वजह है। अच्छा, नफ्सियाती वजह। जब शऊर आने लगता है तो उसके लाशऊर में ये खौफ बैठ जाता है, उसकी माँ की, दादी की, नानी की, खाला की आवाज़ आती है, छिपकली आ गई। हाँ। तो वो लाशऊर में खौफ बैठा हुआ है। एज वेल एज छिपकली को ख़तरनाक चीज़ नहीं है। इसी तरह उस बच्चे के लिए ये पॉजिटिव चलाया गया कि मैं तो उसके लाशऊर में बैठ गया कि मैं तो बड़ा हो गया, हीरो लग रहा हूँ, बड़ा हीरो स्मार्ट लग रहा हूँ। अब इसके स्टेप्स हैं। देखिए, जब बच्चा प्राइमरी से सेकेंडरी में जाता है ना, तो फील मैं बड़ा हो गया, अब वो थ्रिल कुछ करूँ। अभी खातून ने कहा कि वो एहसास महरूमी ये नहीं है, मैं माजरत के साथ, एहसास महरूमी का इससे कोई ताल्लुक नहीं, कहीं भी नहीं। ये थ्रिल करके देखें क्या होगा। हाँ, ठीक। और प्रमोट कर, हम भी पी के देखते हैं। हाँ, सारी दुनिया चाचे मामू जो भी होते हैं, अब्बा दादा, वो सब पी रहे हैं। इसकी मिसाल इस तरह देखें, रमजान में नहीं पिया सारा दिन सिगरेट, लेकिन अफ्तारी के साथ सिगरेट और माचिस की डब्बी वो साथ रखी हुई है, और वो सारा दिन का कोटा पूरा कर रहा है, तो वो बच्चा देखता है कि ये क्या चीज़ है, मैं करके तो देखूं। अच्छा, वो उस स्टेज पे अगर बाप रोकता है तो फिर वो रुकता नहीं। सही सर, ये माँ बाप की मेरे ख्याल है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और माँ बाप को कितना विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का, तो कहीं मत जाएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात कर रहे हैं तंबाकू नोशी के फैलाव को रोकने के हवाले से और इसके मुज़र असरात को बताने के लिए और उसकी आगाही के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं, ये एंटी नारकोटिक्स के एक्टिविस्ट हैं, एंटी नारकोटिक्स एक्टिविस्ट जनाब खुर्रम जमाल साहब। इनकी कई दहाइयों की खिदमत है लोगों को नशे से रोकने के लिए। और हमारे साथ जो दूसरी मेहमान शख्सियत हैं वो टेलीफोन लाइन पे आज के इस टॉपिक पे हमारा साथ दे रही हैं। सना गौरी साहिबा, आप एक एजुकेशनिस्ट हैं और एक राइटर भी हैं। अच्छा सना जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए कि क्या मीडिया और फिल्मों के ज़रिए भी लोगों को एनकरेजमेंट मिलती है तंबाकू नोशी की तरफ, या ये इसका जो किरदार है मीडिया का, इससे हम तंबाकू नोशी की रोकथाम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, रोकथाम तो मैं नहीं समझती कि हो रही है। इस हवाले से कुछ मैसेजेस बिल्कुल आ जाते हैं, लेकिन जो हमारी मास मीडिया थ्योरी होती है उसके तहत यही होता है कि जो कुछ आप देखते हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं अपने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो अमूमन टीवी पे तो बहुत ज्यादा नहीं दिखाते, लेकिन जो फिल्मों में हमारा मयार है उसमें वही चीज है, जैसे मैं कुछ देर पहले इस हवाले से जिक्र कर रही थी कि हम ये समझते हैं कि हम ये करके जो है बहुत बड़े हो जाएंगे और हमारी जो है क्लास चेंज हो जाएगी। तो इसमें चाहे वो खवातीन हों चाहे वो लड़के हों, वो सब मीडिया के खास असर लेते हैं और फिर इस तरफ वो आते हैं। तो बहरहाल जैसे हम हमसाया मुल्क की फिल्मों को हम देख रहे हैं जो जिसका असर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे स्पेशली फिल्म शुरू करने से पहले अब उन ममालिक में हो गया है कि वो एक पैकेज चलाते हैं जिसकी वजह से जिसमें वो बताते हैं कि खास तौर पे कि अगर आप ये करेंगे तो इसका क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये प्रैक्टिस यहाँ पे भी है अब, और बहुत हद तक मीडिया इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे सीन ना दिखाए जाएं जिसके अंदर तंबाकू नोशी हो रही हो या उसको इनकरेज किया जा रहा हो। सही। अच्छा खुर्रम साहब, हम कानून की जब बात करते हैं, लॉ करते हैं, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि जो सिगरेट्स के पैकेट्स होते हैं उन पे भी लिखा हुआ होता है और तस्वीरें भी बड़ी भयानक बनी होती हैं, कैंसर की, मुंह के कैंसर की या लंग्स के कैंसर की। इसी तरह अगर फिल्म या कोई ड्रामा में कोई सिगरेट पीते हुए किसी को दिखा रहे होते हैं तो सबटाइटल्स नीचे चल रहे होते हैं कि सिगरेट नोशी जो है वो मुज़र सेहत है, सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो आप क्या समझते हैं, क्या इस तरीके से हम इस बुरी आदत को रोक सकते हैं या मज़ीद कुछ और स्टेप्स लेने चाहिए? ये तो आप प्रमोट कर रहे हैं मीडिया उसको। देखें, ड्रामों में आजकल ये पैमरा के रूल्स के हिसाब जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, सिगरेट नोशी नहीं दिखा सकते, शराब नोशी नहीं दिखा सकते, इस टाइप की चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि ड्रामों में शीशा पीते हुए दिखा रहे हैं, कोकेन पीते हुए दिखा रहे हैं, शराब पीते हुए दिखा रहे हैं, सिगरेट तो कोई चीज़ ही नहीं है। खाली वो टैलब चलाने से बच्चे को वो उधर उसकी निगाह भी नहीं जा रही। सर, एक और बहुत बड़ा तीर मारा हुआ है इंसदाद तंबाकू नोशी आर्डिनेंस 2002 के मुताबिक जितने भी तशहीरी मुहिम है वो नहीं चलाई जा सकती। बिल्कुल सही। मैं वही तो मैं बता रहा हूँ कि उस रूल्स के तहत आप टीवी पे सिगरेट नोशी नहीं दिखा सकते। मगर क्या उससे फ़र्क पड़ रहा है? देखिए, उससे बहुत फ़र्क पड़ा था। अभी देखिए, आप नीचे एक छोटी सी लाइन दे दी कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, लेकिन जब वो कश लेके जो वो प्लेजर दिखा रहा है वो तो फैसिनेट कर रहा है, फोकस इंसान का जाएगा ना, वो तो फैसिनेट कर रहा है ना। तो आपने मतलब उसको प्रमोट कर रहे हैं और वो रूल्स कहाँ चले गए। मैं तो मतलब अरबाब इख्तियार जो हैं वो क्या कर रहे हैं, मैं तो परेशान हूँ इसको देख के। उसका नतीजा ये हो रहा है कि देखिए, जो भी इस वक्त मीडिया 24 आवर्स है, मीडिया आपके मोबाइल में है। बच्चा जो देख रहा है, जो उसके मैंने अभी पहले भी आपको अर्ज किया कि लाशऊर में जो चीज़ें बैठेंगी ना, जो वो देखता रहेगा, तो वो सब आपके सामने रिफ्लेक्शन आएगा उसका। अच्छा सना साहिबा, यकीनन आपको याद होगा कि पाकिस्तान टेलीविज़न पे एक ऐड आया करता था कि एक घर में एक बड़े घर वालिद साहब जो हैं वो या ग्रैंडफादर जो हैं वो ऐसे तंबाकू नोशी कर रहे होते हैं, तो बच्चा जो है वो भी बाद में बैठ के अपनी कलर पेंसिल के साथ जो है ना वो उसी तरह एक्शन करने की कोशिश कर रहा होता है, एक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है कि बच्चे बड़ों से सीखते हैं। तो वैसे भी कल्चरली भी हम देखते हैं कि मोहल्लों में या रिश्तेदारों में भी जो बड़े होते थे उनके सामने तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि कभी तंबाकू नोशी का जिक्र भी किया जाए और मायूब भी समझा जाता था। ये आहिस्ता आहिस्ता इसको सोसाइटी में इतनी जगह कैसे मिल गई है?
जगह बिल्कुल मिली है, जबकि जैसे मैंने कहा कि तो 7 सालों से बिल्कुल यंगस्टर से ही वाबस्ता हूँ। यूनिवर्सिटी में लड़के लड़कियाँ होते हैं, तो अमूमन जो बॉयज़ होते हैं वो पहले तो जैसे मैं या आप हैं, हमारे भी एक वक्त गुजरा है यूनिवर्सिटी स्कूल में, तो हम लोग अपने उस्ताद डर जाते थे, खौफ वाला आलम होता था कि कहीं उस्ताद देख ना ले। अच्छा, लड़कों का तो ये हुआ है कि अब वहाँ से गुजरते हैं और हमें स्मेल आती है तो हम पीछे से मैं पलटती हूँ और फिर बॉय से मैं पूछती हूँ, कहती हूँ इतना तो ख्याल कर लें, क्या भी पूछते हैं और इतना से मत करें। एक जो खौफ है ना, और मेरा ख्याल है कि ओवरऑल सिर्फ सिगरेट नहीं और बहुत सारी ऐसी वजूहत हैं जो कि मीडिया में हमें दिखाई जा रही है, वो स्टिल वाला मटेरियल और एक वो स्टिल करना कि एक होता है ना कि जैसे सिगरेट पीने वाले के हवाले से मैं कहूँगी कि वो एक जुआ खेल रहा होता है, एक जुआरी है जिसको पता है कि वो अपने आप को हार रहा है, लेकिन फिर भी उसको उसमें मजा आ रहा है, वो उसका वो करता जा रहा है। अच्छा फहीम, आपकी बात का जवाब तो मैं दूंगी, साथ ही साथ शायद ये बात अभी ना निकले। हमारे यहाँ हम बच्चों को तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं कि बच्चे ये कर रहे हैं, बच्चे इस तरफ आ रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि बच्चों के साथ साथ ये बड़े जो कर रहे हैं, जब तक बड़ा ठीक नहीं होगा बच्चा ठीक नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम लोग यूनिवर्सिटीज में भी ये देखते होते हैं कि बाज़ बार टीचर्स भी इस तरफ इन्वॉल्व होते हैं, और अमूमन ये होता है कि जब वो फॉलो करता है टीचर को तो वो उसको ये भी थ्रिल लग रहा होता है कि मैं इसके सामने ये करूंगा, ये सब कुछ करूंगा तो शायद मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे। अच्छा, लड़कियां भी इतनी ही इन्वॉल्व है जितने लड़के इन्वॉल्व होते हैं। हमारे ये समझा जाता है कि अमूमन बॉयज या मर्द जो हैं वो ज्यादा सिगरेट यूज करते हैं, खवातीन नहीं करती। एक तो खवातीन जो सिगरेट ना करने का जो टैग लगा हुआ है वो हम अपने आप को खुश करने के लिए कर रहे होते, शायद खवातीन नहीं कर रही, लेकिन चूंकि खवातीन माशी तौर पे खुद मुख्तियार नहीं होती ज्यादातर, इस वजह से वो सिगरेट नहीं पी रही है। अदरवाइज मैं कहूँगी कि अगर उनको तो खवातीन माशी तौर पे मुस्तहकम होती हैं, खुद कमाती हैं, अगर उनको मौका मिले और सोसाइटी इजाजत दे तो मेरे ख्याल से हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा जो है वो यहाँ पे तादाद होगी सिगरेट पीने वाली खवातीन की। इसी तरह से लड़कियों में भी ये चीज आ रही है। बिल्कुल सही। अच्छा, शीशा पीने पे भी पाबंदी लगाना एक बहुत बड़ा स्टेप था जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो तंबाकू नोशी की तरफ आ रहे थे, और इन नंबर्स को रोकने के लिए हमारी हुकूमत की कोशिशें जो हैं वो नजर तो आती हैं, मगर उनको थोड़ी सी और सपोर्ट की भी जरूरत है। जी जी फरमाइए। वही मैं इस पे करूँगी कि जो शीशा पीने पे पाबंदी थी, ठीक है, आपने बहुत सी शीशा जो पीने वाले जगह थी उसको आपने बंद करवा दिया, ठीक हुआ, लेकिन आप मुझे बताएं कि जो इलेक्ट्रिक सिगरेट के नाम पे जो शीशा पीसा जा रहा है और उसको शीशा कहा जाता है, उसको ये नहीं कहा जाता कि ये कोई बैटरी वाली सिगरेट है, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन कहने का मकसद ये कि वो जो धुआं उड़ाने का प्लेजर है, ठीक है ना, तो खासतौर पे ये बच्चियों में बहुत ज्यादा आ रहा है, गर्ल्स में बहुत ज्यादा आ रहा है, खवातीन में बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि वो उसको फिर गलत ही समझती है। उनको ऐसा लगता है कि इसकी जो है ना ये आपकी सेहत को नुकसान नहीं देगा, जबकि इसमें भी उसी सतह पे निकोटीन पाया जाता है, क्योंकि इसमें मैं कहूँगी कि एक चीज होती है डोपामाइन, अगर मैं सही ये गलत तासुर जो है वो जहनों में डाला जा रहा है। थैंक यू सो मच सना साहिबा, आप हमारे साथ थी और आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है ना ऐसी बातें की हैं कि जो वाकई तंबाकू नोशी को जो छोड़ना चाहते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। थैंक यू। खुरम जमाल साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अभी हम एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको अपना के हम तंबाकू नोशी की आदत को छोड़ सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, इस लत से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। हम इस हवाले से बात करेंगे, या हम अपने प्यारों को जो है इस लत से छुड़वा सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। एक वक्फा है मेरे दोस्तों, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। आपको फिर से खुशामदीद करते हैं न्यूज़ कैफ़े में। आज हम बात कर रहे हैं तंबाकू नोशी के नुकसानात से आगाही के हवाले से। खुरम जमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। सर, हमने वजूहात के ऊपर बात की कि इसकी वजह क्या है, क्यों तंबाकू नोशी के रुझान में जो है वो इजाफ़ा होता जा रहा है। सर, जब कोई शख्स सिगरेट पीता है तो वो सिर्फ अपना नुकसान नहीं करता बल्कि पूरे माहौल को एक तरह वो नुकसान पहुँचा रहा होता है। जो उसके इर्द गिर्द लोग हैं उनको भी नुकसान पहुंचा रहा होता है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक जो पैसिव स्मोकर्स हैं, हर साल 6 लाख लोग जो हैं वो पैसिव स्मोकिंग से मर जाते हैं, जिनमें से 2 लाख बच्चे भी हैं। सर, इस मतलब एक तो वो खुद नुकसान अपने आप को पहुंचा रहा है, दूसरा जो उसके इर्द गिर्द लोग हैं जो सिगरेट नहीं पी रहे। सर, कैसे ख़त्म किया जा सकता है इस लत को, इस
एक बीमारी देखिए, कह लें? जी इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। आज 31 में है जी एंटी टोबैको डे। मैं 18 साल से एक एग्जीबिशन करता हूँ। ये कोरोना की वजह से इस साल हम नहीं कर पाए, हमारा ANF के साथ हमारी होती है, और पाकिस्तान की एज वेल एज पोस्टल एग्जीबिशन सबसे बड़ी एग्जीबिशन होती है जो हम फेयर हॉल और आर्ट्स काउंसिल में करते हैं, जहाँ पर प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं और हम बच्चों को इनवाइट करते हैं कि आइए और बताइए कि सिगरेट क्या के नुकसानात क्या हैं। जी उसमें देखिए, मैं आपको मुख्तसरन बताऊं, क्योंकि टाइम कम है, मुख्तसरन ये बताऊं कि जब तक आप डिमांड कम नहीं करेंगे सेल कम नहीं होगी। अब जब मैंने बच्चों को इनवाइट करता हूं तो बड़े अच्छे अच्छे उसमें पोस्टर्स भी आते हैं, स्लोगन्स मैं बताऊं आपको। देखें बच्चे के जहन में क्या है। एक बच्चे ने मुझे स्लोगन भेजा, सिगरेट इज अ नाइफ विच कट्स द लाइफ। ओके। और बच्ची ने मुझे भेजा एक, आप सिगरेट के पैसे दें कैंसर मुफ्त मिलेगा। इट मीन्स कि उसके जहन में जब हमने उनको दावत दी कि आइए और बताइए कि हमें इसके क्या नुकसानात हैं, तो बच्चे के जहन हमें पढ़ने को मिला कि बच्चे इसके बारे में क्या सोचते हैं। अच्छा, ये एक बड़ी अच्छी एनर्जी है जो बच्चों की तरफ से आप जिनका जिक्र कर रहे हैं कि जो खुद भी, अच्छा बच्चों को भी जो धुएं की जो बू है वो पसंद नहीं होती। ठीक है, बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। बड़ों को सबसे पहले तो किसी भी सूरत में इस हवाले से मैं कहूँगा कि तमीज़ करनी चाहिए कि बच्चों के सामने वो स्मोकिंग ना करें। ठीक है। अच्छा सर, आपने कहा कि डिमांड जो है वो कम करना ये सबसे बड़ा एक टारगेट है। डिमांड तो तब कम होगी कि अगर पीने वाले कम होंगे। पीने वाले जो हैं वो कैसे कम हो सकते हैं? अगर कोई शख्स सिगरेट पीता है और वो अंदर ही अंदर चाहता भी है कि वो इससे छुटकारा हासिल करे, तो उसके क्या तरीके हैं? आप इस हवाले से कई दहाइयों से काम कर रहे हैं, मतलब या कोई ख़वातीन है, हमारी बहनें इस वक्त देख रही हैं, वो चाहती हैं कि उनके शौहर जो हैं वो तंबाकूनोशी से छुटकारा हासिल कर लें, तो वो क्या करें, इस बारे में बताइए। उसके लिए उन्हें जहनी तौर पर सबसे पहले तैयार होना है कि मैंने छोड़ना है। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, देखिए मैं फिर वहीं वापस आऊँगा। देखिए ये जो लग गए हैं ना, मैंने आपको कहा डिमांड कम करनी है। डिमांड कम, मैं अब तक 30,000 बच्चों को अवेयर कर चुका हूँ। ठीक है। 18 साल में 18 एग्जीबिशंस कर चुका हूँ। मैं पोस्टर्स कंपटीशन करता हूँ, मैं ऐसे राइटिंग करता हूँ, मैं टैबलो करता हूँ, हम सारी चीज़ें करते हैं। जब तक हम डिमांड कम नहीं करेंगे हम कुछ नहीं कर। कैसे? उसके तरीका ये कि आप अवेयर करें, यूथ को अवेयर करें। ये एक दिन का काम नहीं है। जिस तरीके से ये स्लोली ये फैला है ना, इसी तरह इसको इसी तरीके से इसको ख़त्म किया जाए, लोग बच्चों को अवेयर किया जाए। सही सर, ये तो पॉइंट आपका बिल्कुल वैलिड है कि अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ बाप को भी बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है, माँ बाप को खुद भी सीखने की ज़रूरत है। सर, अगर हम कानून की बात करते हैं तो वैसे तो बच्चों को सिगरेट देना मना है, अलाउ नहीं है किसी दुकान पर। लेकिन मैंने किसी और चैनल के साथ जब मैं थी तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था और तकरीबन 10 हम शॉप्स पे हमने बच्चों को भेजा, और शायद कोई एक ही शॉप वाला था जिसने बच्चा था 8 से 12 साल के दरमियान उम्र थी, शायद उस एक दुकान वाले ने उसे सिगरेट नहीं दी। मैंने तो लॉस की जब हम पहले बैठे थे मैंने आपको क्या कहा था कि कानून मौजूद है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन, हाँ उसी की मैं बात वजह से फिर मैं एक बहुत खुल के बात कहूँगा कि जब आप यहाँ थाने बिकेंगे ना तो ये सब लाकानूनियत फैलेगी। ये लाकानूनियत का हिस्सा है। सही है सर। ओके, अभी आखिरी लम्हात हैं ये, तो जो सिगरेट पीने वाला है अगर वो सिगरेट छोड़ना चाह रहा है तो अगर उसे सिगरेट की तलब हो रही है उस वक्त, तो वो क्या करे? उसके लिए सबसे पहले ये कि उसको अपने जहनी, मैंने आपको कहा जहनी तौर पे वो तैयार हो कि मैंने छोड़ना है। हाँ, छोड़ने वाला है वो, नशे का देखें उसूल ये है कि नशा जब आप करते हैं तो वो रोकता है। चाहे आप सिगरेट हो तो आपको धचका लगेगा, कोई शराब पी रहा तो उसकी हिचकी आएगी, नशा रोकता है। इसी तरह आपको नशा रोकने के लिए वो चीज़ आपको जहन में लानी पड़ेगी कि इसने मुझे रोका था और मैं नहीं रुका और आज मैं इस स्टेज पे हूँ। और मैं उसको ये सोचना पड़ेगा कि मैं अगर ये नहीं करूँगा तो मैं कहाँ जा रहा हूँ। आप जो सिगरेट नोशी के अलावा आपके यहाँ जो और दूसरे नशे हैं तंबाकू नोशी में आते हैं, मैनपुरी गुटखा, उसको लोग नहीं छोड़ रहे, कैंसर हो रहा है, सब हो रहा है, नहीं छोड़ रहे। तो उसके लिए जहनी तौर पर तैयार होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा कोई नहीं, और नशा अभी नहीं तो कभी नहीं।
बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। और ख़ास तौर पे ये इस प्रोग्राम के इस हिस्से के आखिर में मैं बात करूंगा उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, हम बड़े बहादुर हैं, हमें ये लत नहीं लग सकती, हम तो वैसे ही सिर्फ फ़न के लिए या कंपनी के लिए जो है तम्बाकूनोशी कर रहे हैं या गुटखा वगैरह खा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने शुरू किया है शौक में ही ये आपकी पक्की आदत बन जाएगी और फिर आपसे इससे बचना मुश्किल हो जाएगा। तो एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो एक और मौजूद पे बात होगी। थैंक यू सो मच खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस दिन के मौके पर हमें मौका दिया कि इसको हम थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक वक्फे के बाद दोस्तों आपसे दोबारा मुलाकात होती है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास और हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में शामिल हो चुके हैं। आजकल मुल्क भर में इकनॉमिक इंडिकेटर्स की बात की जा रही है, हर तरफ माशी अशारियों की गूंज हमें सुनाई दे रही है। आदादोशुमार से तो ऐसा लगता है कि बस मईशत का जो प्लेन है वो टेक ऑफ करने ही वाला है। जीडीपी ग्रोथ की बात की जाए तो जीडीपी ग्रोथ 4% तक हो गई है। करंट अकाउंट बैलेंस एक बार फिर 80 करोड़ डॉलर सरप्लस रिकॉर्ड किया गया है। फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व मई के एंड तक 23 अरब 1 करोड़ डॉलर तक पहुंच गए हैं और मुल्क की तारीख में पहली बार 4 अरब रुपए से ज़्यादा जो टैक्स है वो इकट्ठा किया गया है। डॉलर की बात की जाए तो उसकी जो वैल्यू है वो भी काफ़ी अरसे से स्टेगनेंट है। स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी रिकॉर्ड कायम किए गए हैं। एक लंबी फहरिस्त है जो कि यकीनन एक बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये होता है कि एक जो हुकूमत की इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं क्या वो आवाम के हक़ में हैं, क्या वो आवाम दोस्त हैं, क्योंकि एक आम आदमी को, एक आम इंसान को इससे कितना रिलीफ पहुंच रहा है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे और हमारे साथ इसी हवाले से आज एक बहुत ख़ास मेहमान भी मौजूद हैं। आप एक कॉलम निगार हैं और इसके साथ साथ तज्ज़ियाकार हैं जनाब मोहम्मद नईम कुरैशी साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? जी बहुत अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे जैसा कि आप जानते हैं, सब जानते हैं कि कोरोना वायरस ने सिर्फ सेहत के मैदान में ही नहीं, मुआशी मैदान में भी पूरी दुनिया को मुतासिर किया है। खा वो अमीर मुल्क है या गरीब मुल्क है या कोई एक अमीर शख्स है या गरीब शख्स है, सभी तकरीबन मुतासिर हुए हैं। और कोई भी रियासत हुकूमत या मतलब कोई भी ऐसा मुल्क जो है, उनके जो हुक्मरान हैं उनकी कोशिश है कि वो अपनी पॉलिसीज़ के साथ, ये बेहतरीन फैसलों के साथ अपनी आवाम को कम से कम नुकसान पहुंचा सके, आवाम खुश रह सके। पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूदा आजकल के दिनों में जो बहस हो रही है वो ये है कि हुकूमती नुमाइंदे ये कह रहे हैं कि जो मईशत है हमारी वो बेहतरीन सतह पे जो है कंडीशन में है इस वक्त, और जो हुकूमत में नहीं है लोग वो कह रहे हैं कि ये सब एक हवा के एक गोले की तरह है, कुछ ऐसा नहीं। असल में कैसी सूरत हाल, प्लीज़ आगाह कीजिए। मैं समझता हूँ ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि हवा के घोड़े पे सवार नहीं है। जो स्टैटिस्टिक्स हुकूमत ने दिए हैं वो नाकाबिल तरदीद शवाहिद के साथ दिए हैं। एग्जैक्टली। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुश आइंद बात है। मईशत एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सियासत करें। मईशत एक ऐसी चीज़ है जिसमें हक़ाइक़ पर बात होनी चाहिए। हकीकत यह है कि जब आलमी इदारों ने यह कहा कि ग्रोथ जो है वो 1.5 या 2% रहेगी तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा। कोई शोर शराबा नहीं मचा, इतना भौचाल नहीं आया जितना इस वक्त आया हुआ है। सही। उस वक्त भी स्टेट बैंक ने यह कहा था कि ये तकरीबन 3% होगी और अब जो है वो 3.94 जिस तरह से हुआ है, जिस तरह अभी आप ही फरमा रही थी कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी क्या पोजीशन है। हमारे पास 10 महीने में ये 23 अरब डॉलर जो है वो जमा हो गए। उसके अलावा सबसे बड़ा हुकूमत का जो मिसाली काम है वो करंट डेफिसिट जो है वो बजाय डेफिसिट के अब सरप्लस में है। 800 मिलियन डॉलर जो है वो सरप्लस में है और ये बहुत बड़ा काम है। 3 साल पहले 20 अरब डॉलर का डेफिसिट था। अच्छा। और जब इमरान खान की हुकूमत आई, मौजूदा हुकूमत आई, तो उस वक्त ये करंट डेफिसिट का मामला था, सर्कुलर डेट्स का मामला था और पिछली हुकूमतों के जो
का जो कर्ज़ों का वॉल्यूम था वो बेपनाह था। शायद इब्तिदा में इसीलिए हुकूमत ने पै दर पै वजारत ख़जाना में तब्दीलियाँ की और लोगों ने कहा कि जितनी तब्दीलियाँ होती हैं, लेकिन उनका अल्टीमेट नतीजा बहरहाल अब हमारे सामने है। इस वक्त जो है आप देखें कि स्टील में देखें, सीमेंट में देखें, टेक्सटाइल में देखें, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमारा मुल्क होने जा रहा है। बिल्कुल सर, हुकूमत का यही कहना है जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो उसमें एनहांसमेंट हुई है। जैसे कि हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री देख लें या हम एक्सपोर्ट्स देख लें या फिर हमारी जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसमें बूम आया है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूम आया। तो सर ये सारे फैक्ट्स बता रही है हुकूमत, लेकिन अपोजिशन इतना ज़्यादा उस पर इस तरह की बात कर रही है जैसे वो मतलब हर चीज़ को कैलकुलेट करने के कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, ऐसे ही तो नहीं, कोई झूठ तो नहीं आके बता देगा। तो जब इनके दौर में 5% ग्रोथ थी तो अभी इनको क्यों एक्सेप्ट नहीं हो रही है 4% ग्रोथ? इसमें मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। देखिए, ये शौकत तरीन साहब जो हैं, जो वज़ीर ख़जाना इस वक्त हमारे मुल्क के, ये पीपल्स पार्टी के दौर में भी वज़ीर ख़जाना, ठीक है, ये अभी फरमा रहे थे 2 दिन पहले कि जब मैं पीपल्स पार्टी के दौर में वज़ीर ख़जाना था तो उस वक्त जो हमारी नेशनल अकाउंट्स कमेटी है जो ये स्टैटिस्टिक्स जारी करती है वो वजारत ख़जाना के तहत थी, और उसमें डार साहब के ज़माने में ये बहुत इल्ज़ाम लगता था कि आज़ाद व शुमार में हेरा फेरी होती है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये तजवीज़ दी थी कि इसको आप प्लानिंग डिवीज़न के तहत कर दें। ये बात वो परसों फरमा रहे थे, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ऐसा नहीं किया और पिछली मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने भी ऐसा नहीं किया। ये पहली मरतबा इमरान खान की हुकूमत में हुआ कि नेशनल अकाउंट्स कमेटी को जो है वो प्लानिंग डिवीजन के तहत कर दिया। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट इदारा हो गया है इस वक्त। तो ये दादोशुमार जो है ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 2 सेक्टर्स का आपने जिक्र किया। देखिए, जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है वो ये एप्टमा वाले कह रहे हैं, ये हुकूमत नहीं कह रही। एप्टमा ने कहा कि 9% की ग्रोथ हुई है टेक्सटाइल में, और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का आपने जिक्र फरमाया, उसमें भी 9% का इजाफा हुआ है। आप देखें कि ऑटो सेक्टर देखें, स्टील सेक्टर देखें, और सबसे बड़ी बात है कि जो हम तो ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत चाहे कहती रहे, हम ये नहीं कहते कि इकोनॉमी जो है इस वक्त बेहतरीन पोजीशन में आ गई है, लेकिन बेहतरीन पोजीशन में आ जाएंगी। सही, इंशाल्लाह। बिल्कुल सर, हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे जो हालात हैं वो बेहतर होंगे। मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। मैं हूं फ़हीम अब्बास, मेरे साथ हैं ज़हरा रज़ा, और आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं हुकूमती माशी पॉलिसियों के हवाले से। और हमारे साथ स्टूडियो में आज जो मेहमान मौजूद हैं, आप कॉलम निगार हैं और तज्ज़ियाकार हैं जनाब मोहम्मद नईम कुरैशी साहब। सर, वक्फे से पहले बात हो रही थी दादोशुमार के हवाले से कि आपने कहा दादोशुमार ठीक हैं, हुकूमत की जानिब से भी यही मौक़िफ़ आ रहा है, मगर अभी भी कुछ ऐसे मतलब ऐसी ताकतें और ऐसी तंजीमें, सियासी पार्टियां मौजूद हैं जो ये कहती हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं है, ये एक ज़बरदस्ती बनाए गए। खैर, वो एक अलग जगह। दादोशुमार ठीक हैं, मुआशी तौर पर हम तरक्की कर रहे हैं, ठीक है, अगर तो हुकूमत तो ये कह रही है, अवाम इस बात को तस्लीम तब करेंगे क्योंकि उनका किसी भी चीज़ को नापने और तोलने का जो नज़रिया है वो ये है कि चीज़ें सस्ती हो जाएँ या हमारी क़ुव्वत ख़रीद जो है वो बढ़ जाए, हमें मतलब नौकरियां मिल जाएं, तो ये है मुआशी तौर पे बेहतर हालात अवाम के लिए। अब सिर्फ अदाद व शुमार की हद तक नंबर्स का ऊपर जाने से अवाम को कब, किस वक्त और कैसे फ़ायदा हो सकता है, इस बारे में बताइए। देखिए, ये आदाद व शुमार की जो बहस है ना, ये तो हम ख़त्म कर देंगे आपके प्रोग्राम में आज, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का एक बयान आया है जी। वो कौमी असम्बली में अपोजिशन के लीडर हैं और अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी नून लीग के सदर हैं। सही। उन्होंने कल ये फरमाया है कि मईशत का हजम $313 अरब था, जो अब 298 हो गया है, 298 अरब रह गया है। ठीक है। हुकूमत ये कह रही है कि जनाब बेशक ऐसा ही है, 50 अरब का हजम कम हो गया था, 263 हो गया था, अब 263 298 आ गया। बिल्कुल सही है। तो जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने मान लिया तो अब ये बहस ख़त्म हो जानी चाहिए, ख़त्म हो गई। अब आवाम की तरफ आ जाते हैं। अब आवाम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, देखिए, आवाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो देही आबादी पर मुश्तमिल है, किसानों पर मुश्तमिल है।
तो इस बार जो 4 क्रॉप्स हुई है वो बम्पर हुई है माशाल्लाह। गंदम है, चावल है, गन्ना है, मकई है, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है अजनास की जो हमारी फसलें हैं ये बहुत शानदार हुई हैं। और वज़ीर ख़ज़ाना ने ये भी कहा है कि ज़रूरी शोबे को हम गैर मामूली मराहत देंगे, अभी देंगे और दिए हैं, जिसके नतीजे में ये हुआ है फर्टिलाइज़र की सेल जो है वो 56% इंक्रीज़ हुई थी इस दफ़ा। जी। इसी का नतीजा ये है कि क्रॉप जो है बम्पर हुई हैं, तो ऑब्वियसली उसका फ़ायदा जो है वो आवाम को जाएगा। और देखिए ये सिर्फ सियासी बयानात हैं, लोगों को मिसगाइड किया जाता है ये कह कर के आवाम का इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आवाम को तो महंगाई से वास्ता है। बात यह है कि अगर ये हकीकत होती तो फिर ये 20 अरब डॉलर के डेफिसिट की इतनी बात ही ना होती, फिर उसको करने की ज़रूरत क्या थी। लेकिन हर मईशतदां, हर सियासतदां यही चाहता था कि मईशत ठीक हो, आपके कर्जे निपटेंगे, आपका डेफिसिट पूरा होगा तो उसका फायदा आवाम को जाएगा, आवाम को होगा। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने तो पेट्रोल की कीमत कम होगी। जी, जैसे कि आपने ज़राअत की बात की कि हमारी जो 4 क्रॉप्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा वो अच्छी रही हैं और जिसकी वजह से जो ज़रूरी मईशत है अगर उसकी बात करें तो 1100 तकरीबन अरब रुपए ज़रूरी मईशत को फ़ायदा पहुंचा है, जिसके बाद किसानों की जो क़ुव्वत ख़रीद है कहा जा रहा है कि उसमें भी इजाफा हुआ है। लेकिन सर यहाँ मैं एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगी, ये जो मिडल मैन का किरदार होता है, जैसे कि एक चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, किसान प्रोड्यूस कर रहा है और वो फिर वो जाते जाते मतलब आवाम तक वो चीज़ की वो कीमत नहीं रहती जो कि ओरिजिनल प्राइस होती है। तो सर ये जो मिडल मैन और जो इसको हम माफिया भी ये कह सकते हैं, इसको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं? देखें, जिस तरह मौजूदा हुकूमत ने मौजूदा हुकूमत का एक क्रेडिट ये भी है कि बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं। हमें मालूम हो गया है कि इस मुल्क के साथ क्या कुछ किया गया और किस तरह लूट खसोट की गई है। पहले कभी भी ये सवाल नहीं उठा था मिडल मैन का जी, लेकिन इसी तरह लोगों की एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, इस्तेसाल हो रहा था, चीज़ें महंगी हो रही थी। ये भी इसी हुकूमत का क्रेडिट है कि अब ये बात हो रही है और इमरान खान साहब ने खुद ये कहा है कि वो एक मैकेनिज़्म बना रहे हैं कि ये मिडल मैन का जो मामला है इसको तोड़ा जाए और बराह रास्त अवाम तक जो है वो चीज़ें पहुँचें। ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है कीमतों में मिडल मैन तक पहुँचने से पहले। और ये चीज़ अब पहली मरतबा इतने बड़े स्केल पर जो है वो सर्च की जा रही है, रिसर्च की जा रही है और उसका एक मैकेनिज़्म तैयार हो रहा है जिससे महंगाई यकीनन आने वाले दिनों में कम होगी। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, कोरोना वायरस की वजह से ये पिछले गुज़श्ता 2 सालों में दुनिया भर में जितने भी ममालिक हैं उनकी मईशत जो है वो तरक्की की जानिब नहीं जा रही, वो नीचे की तरफ जा रही। मतलब बड़े बड़े मजबूत ममालिक थे जो इस वक्त जो है वो ऐसी हालत में हैं कि जो गुज़श्ता कोई 70 सालों से कोई मतलब ऐसे उनके हालात नहीं हुए जो इस वक्त हुए हुए माली तौर पे। पाकिस्तान के इस पूरे सिनेरियो में कोरोना से भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें उस तरह नुकसान नहीं हुआ है जिस तरह दूसरी दुनिया को हुआ है और माली एतबार से, माशी एतबार से भी हमने तरक्की की है। तो ये तो एक बहुत बड़ा क्रेडिट पाकिस्तान को देना चाहिए और हमारी लीडरशिप को इंटरनेशनली जो है वो भी बनता है अगर ये सारा कुछ सही है तो। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, ऐसा ही है। आप ब्राज़ील को देखें, दुनिया की 10वीं बड़ी मईशत थी, उसका बुरा हाल है कोरोना की वजह से। इंग्लैंड का हाल आप देख लें, इंडिया का हाल आप देख लें क्या है। अब यहाँ पर यह है कि हम इस तरह कर लेते हैं कि इसका क्रेडिट जो है हम समझते हैं ये अल्लाह का हम पे बहुत करम है, हमें कोरोना में भी बचाया और इन हालात में हम आगे भी बढ़ रहे हैं, ये भी अल्लाह का करम है। थोड़ा सा क्रेडिट हम इस हुकूमत को दे देते हैं, अपोजिशन की तसल्ली के लिए हम थोड़ा सा इनको देते हैं, ज़्यादा अल्लाह को दे देते हैं। बात ये है ना कि यही कर सकते हैं कि ठीक है। और ये हकीकत भी है कि ये वाक़तन बाज़ औक़ात ये महसूस होता है कि अल्लाह ही का करम है जो हम कोरोना से जिस तरह निकले हैं, वरना हमारे लोग जिस तरह SOPs को फॉलो नहीं करते और जितने हम लापरवाह कौम हैं उसमें तो पता नहीं क्या कुछ हो सकता था। कोरोना के अलावा भी कुछ ऐसी बीमारियां थी जिनसे हमें छुटकारा मिला है इन्हीं कुछ सालों में। तो एक वक्फे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, वक्फे से वापस आते हैं तो मजीद इसी हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए।
वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से वेलकम करते हैं न्यूज़ कैफ़े में, और मैं हूं ज़हरा रज़ा। फ़हीम अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नईम कुरैशी साहब, जो कि कॉलम निगार हैं और तज़िया कार भी हैं। सर, हम ब्रेक पे जाने से बात कर रहे थे, हमने इकनॉमिक इंडिकेटर्स की बात की। अब वैसे देखें इकॉनमी तो इकॉनमी बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन अगर आवाम की बात की जाए तो आवाम का शिकवा यही है क्योंकि वो परेशान है महंगाई की वजह से। अगर आटा, चीनी, दाल, चावल सब की कीमतें देखें तो उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुर्गी की कीमत देखें तो वो गाय के गोश्त के बराबर हो गई है। गाय के गोश्त की कीमत बकरे के गोश्त के बराबर हो गई है, और बकरे का गोश्त अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो उनका शिकवा भी तो जायज़ है सर। तो क्या आप समझते हैं कि एक तो ग्लोबली क्राइसिस है कोरोना की वजह से, उसके अलावा जब PTI की हुकूमत आई तो हमारा जो इंटरनेशनल मतलब डेट रेशो था वो बहुत ज़्यादा था, और भी कुछ फैक्टर्स है। और क्या ऐसा आप समझते हैं, क्या पैरामीटर्स है जिसकी वजह से महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है? ये फैक्ट है कि महंगाई में बेशक इजाफा हुआ है, और उसकी वजह जो है वो दो चीज़ें थी। एक तो हम जाहिर है कि हमारी जो सूरत हाल थी मुल्क की, वो सूरत हाल थी, ऊपर से कोरोना की वजह से, जैसे हम बात कर रहे थे कि तमाम बड़ी मईशतें मुतासर हैं, पाकिस्तान भी मुतासर हुआ। और यहाँ पर ये हुआ कि दो चीज़ें हो गई एक साथ। एक तो ये हुआ कि महंगाई बढ़ी और लोगों के कारोबार कम हो गए कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से लोगों की आमदनी कम हुई है बेशक, और महंगाई ज़्यादा हो गई। लिहाजा हमारे यहाँ दोहरा अजाब है इस चीज़ का। सही। अब सिर्फ एक ही हल है, और वो ये है कि थोड़ा सा इंतज़ार किया जाए। जिस तरह ये इंडिकेटर्स जो हैं बेहतर हुए हैं तो यकीनन उसके असरात आवाम तक ही पहुँचेंगे, और इसको बेहतर करने की कोशिश इसीलिए की जा रही है जी। और अभी देखिए जॉब्स का मामला है, सिर्फ हमारा जो ये हाउसिंग सेक्टर है इसमें हुकूमत ने बहुत ज़बरदस्त पैकेज दिया है। ये 10-15 साल तक मुसलसल चलने वाला प्रोजेक्ट है। अच्छा। अगर अगली हुकूमतें आके जो है इस प्रोजेक्ट को बंद न कर दें तो बस हम दुआ ही कर सकते हैं कि फिर अगली हुकूमत कोई और ना है। ये अच्छा देखिए, आप एक तज्जियाकार भी हैं, ठीक है, और हमारे यहाँ पे तनकीद का जो एक दायरा कार है बड़ा मुख्तलिफ है। यहाँ तनकीद बराए तनकीद होती है। हम इस्लाह के लिए अगर तनकीदी पहलू इस वक्त अपनाएं, और आप अगर हुकूमत पे इनकी पॉलिसीज़ के ऊपर या किसी एक जगह पे तनकीद करें तो वो किस जगह पे हो सकती है कि यहाँ पे इनको इन पॉलिसीज़ की बजाय इस तरफ आने की ज़रूरत है, या इनको यहाँ से थोड़ा सा ऐसे करने की ज़रूरत है जिससे अवाम का फ़ायदा हो सकता है। तो मैं वो पहलू आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, एक तो हुकूमत को ये चाहिए कि जो प्रोजेक्ट्स हुकूमत ऐलान कर रही है उसको अमली शक्ल दे, अमली शक्ल दे। जो जितने भी प्रोजेक्ट्स का हुकूमत ऐलान कर रही है, अभी तकरीबन कोई 6 महीने पहले वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के लिए 60 अरब रुपए का पैकेज का ऐलान किया था, बड़ा शोर हुआ था, ठीक है, लेकिन अमलन कुछ भी नहीं हुआ। कराची के लिए एक अच्छे पैकेज का ऐलान इसी तरह सूबे सिंध और कराची के लिए वज़ीर आज़म साहब ने भी ऐलान किया। अब वो सूबाई और मरकज़ी हुकूमत के दरमियान जो इख्तलाफ है उसकी वजह से भी आप अमलन देख रहे हैं, खुद कराची में और इंटीरियर सिंध में वो काम नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। जी जी जी। यानी पैकेजेस का ऐलान होता है, तो हुकूमत अगर आवाम को रिलीफ देना चाहती है तो उसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि जो पैकेजेस ऑलरेडी आपने अनाउंस कर दिए हैं उनको अमली शक्ल दी जाए, उस पर काम किया जाए। जिस तरह मैं पहले आपको बता रहा था कि 4 इकनॉमिक जोन बना रहे हैं, उसमें जॉब्स क्रिएट होंगी तो भी आवाम को अल्टीमेटली फ़ायदा होगा। उसके अलावा हाउसिंग का जो काम प्रोजेक्ट है उसमें भी लोगों के लिए बहुत जॉब्स क्रिएट होंगी, उससे भी लोगों को बहुत फ़ायदा हो। ये पहली मरतबा हो रहा है कि हुकूमत घर बनाने के लिए गरीब आदमी को 4% पर जो है वो इंटरेस्ट पर जो है वो पैसे प्रोवाइड कर रहा है। हर बैंक जो है वो 330 अरब रुपया जो है वो देगा, 3 लाख रुपए हुकूमत सब्सिडी दे रही है। तो ये भी 70 साल में पहली बार हुआ कि गरीब आदमी अपना घर बनाने का ख्वाब देख सकता है और उसकी ताबीर भी उसकी ज़िंदगी में हो सकती है। सही। तो इससे भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। और जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया था कि सीमेंट जो है उसकी सेल 71% इम्प्रूव हुई है। तो इन सब जगहों पे जॉब्स क्रिएट हो रहा है, इसी से मसले हल होंगे और कोई जादुई चिराग नहीं है, और थोड़ा सा आवाम को इंतज़ार भी करना होगा। सही सही सही।
सही सर, जैसे कि आपने बोला है कि जो हुकूमत है वो जो हमारे आम आवाम है उसको भी लोन दे रही है घर के लिए, लेकिन सर आवाम का ये कहना है कि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बड़ी सनती जो लोग हैं उनको वो प्रमोट कर रही है, जितने बिजनेसमैन हैं, लेकिन आम आवाम का वो उस तरह से नहीं सोच रही कि उनको भी कुछ छोटे कर्जे दिए जाएँ ताकि वो अपने कारोबार शुरू करें, जैसा आपने घर का अभी बताया। तो इस हवाले से आप कोई राय देना चाहेंगे? यानी कि अपनों का फायदे के लिए ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं है। नौजवान प्रोग्राम जो है आप उसको देखें, उसमें जो है लोन दिया जा रहा है। नौजवान प्रोग्राम जो है वो बेहतरीन प्रोग्राम है। 2.5 करोड़ रुपया तक जो है लोन दिया जा रहा है नौजवानों को और ख़वातीन को। सिर्फ ख़वातीन को अपने इंडिपेंडेंट बिजनेस के लिए 1 अरब रुपए जारी हो चुका है। और नौजवान प्रोग्राम ऐसा है जिसे हमें ज़रूरत है कि हम आवाम को प्रोपेगेट भी करें, लोगों को बताएं भी, अपनी सतह पे भी, आप भी अपने चैनल को भी इस्तेमाल करें कि ये बेहतरीन प्रोग्राम है और कोई कड़ी शर्त नहीं है। यानी ये है कि पहले तो आपको कोई प्रॉपर्टी रखवानी है, कोई गारंटी देनी है, इस किस्म की कोई नहीं है, सिर्फ शख्सी गारंटी चाहिए और आपको लोन मिलेगा और लोग अपना बिजनेस करें। सही। अच्छा नईम साहब, हम बात कर रहे हैं माशी पॉलिसियों की इस हुकूमत के हवाले से, मगर मैं इस हुकूमत के हवाले से माशी पॉलिसियों के साथ साथ एक और जानिब जो है मैं वो थोड़ी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। इस हुकूमत ने इक़्तिदार में आने से पहले बड़ा ये मतलब इस जानिब तवज्जो दिलाई थी कि हमारे यहाँ करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो तालीम से महरूम हैं और यकसां तालीमी निज़ाम के हवाले से भी इसी हुकूमत ने आवाज़ उठाई थी। इस इक़्तिदार में आने के बाद भी एक आध दफ़ा यकसां तालीमी निसाब के हवाले से भी बातचीत हुई और सारा, मगर आपको नहीं लगता कि तालीम के मैदान में कोरोना की वजह से भी बिलाशुबा नुकसान हुआ है, मगर तालीम के शोबे में जिस तरह एक तवक्को थी हमें या जो तवक्कुआत हमने रखी थी वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो इस शोबे में हुकूमत को किस किस्म के फैसलों की ज़रूरत है, इस बारे में बताइए। ये सेक्टर ऐसा है जिसमें वाक़तन हुकूमत ने जो है वो गफलत का मुजाहरा किया है। जिस किस्म की बातें की थी, जो दावे किए थे, जो वादे किए थे, वो पूरे होने चाहिए थे, लेकिन हम फिर उसी तरफ आते हैं कि चूँकि हालात ऐसे रहे, इसका आप मार्जिन दे सकते हैं, लेकिन अब हुकूमत को संजीदगी से इन 2 इशूज़ पर जो है सोचना चाहिए और अमली इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। अब हर वजारत को अपना काम करना चाहिए। अब डेफिसिट का बहाना भी नहीं चलेगा। अब तो हुकूमत खुद कह रही है कि डेफिसिट ख़त्म हो गया। तो ये यकसा निज़ाम तालीम और स्ट्रीट बॉयज़ बच्चे जो है सड़कों पर 2.5 करोड़ बच्चे जो है वो स्कूल जाना चाहिए जो नहीं जा पा रहे। आने वाले वक्त में 2.5 करोड़ ख़ानदान होंगे और ये आगे चल के बिलाशुबा ऐसा ही होगा। तो हुकूमत, ये वो सेक्टर है जिसमें हुकूमत को फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, माशी तौर पे अभी इस हुकूमत की जो भी कोशिशें हैं या जो अवाम जो हुकूमत की इन कोशिशों के साथ इत्तफाक नहीं करते हैं इस वक्त या जो करते हैं, उनके लिए क्या पैगाम हो सकता है आपका, वो प्लीज़ सॉरी ज़रा सी वजाहत कीजिएगा। मतलब आप लोगों को इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? जो नाखुश हैं अभी हुकूमत की पॉलिसी से, हो रही है इस हवाले से, उनसे हम पैगाम नहीं देंगे, उनसे हम दरख्वास्त करना चाहेंगे कि थोड़ा सा जो है सब्र करें। हमें हुकूमत की नेक नियति पे कोई शुबा नहीं करना चाहिए, उनकी कोशिशों पे भी कोई शुबा नहीं करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो न सिर्फ मुल्की सतह बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी जो है बहुत वोकल हैं और बड़े नुमायाँ होकर सामने आए हैं और उनकी जो भी जिस हद तक भी उनकी कोशिशें हैं सारी दुनिया के मुसलमान उसे अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो बैनुल अक़वामी सतह पर इतने अप्रिशिएट किए जा रहे हैं, हमें पाकिस्तानी सतह पर भी न सिर्फ कि उन पर एतमाद करना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए इंशाअल्लाह मुल्क के हालात बहुत जल्दी बदलेंगे आम आदमी के लिए इंशाअल्लाह। और ये मुल्क के हालात बदलने के लिए कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं होती है किसी के पास भी, और सिर्फ किसी एक शख्स के हाथ में भी नहीं होता कि वो करोड़ों लोगों के नसीब बदल के रख दे। ये तो इन करोड़ों लोगों को एक कौम बन के और सबको एक मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ने की, और एक मतलब जब तक मुस्तकबिल पर नज़र ना हो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम सबको एक बेहतर मुस्बत किरदार की ज़रूरत है। बिला वजह तनकीद और इन सब चीज़ों की वजह से हम अपनी भी जो एक नेगेटिव एनर्जी है उसको बाहर लेके आ रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ों को हम क्रिएट कर रहे होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच नईम साहब, आप तशरीफ़ लाए। दोस्तों, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने अख्ताम की तरफ आ गया है। अपना फीडबैक जो है हमारे फेसबुक पेज पर जरूर दीजिएगा। फ़हीम अब्बास, ज़ारा रज़ा और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।